अब बैंकिंग की तरफ आते हैं और निफ्टी बैंक हमें क्या कह रहा है? निफ्टी बैंक हमें कह रहा है कि बाजार में जैसी तेजी है उसके साथ हम थोड़ा-थोड़ा चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। ये ऊपर एक लटके हुए इंसान की तरह से ये शुक्रवार की जो कैंडल बनी है, ये क्या कह रही है? बॉटम हो गया ये भी लग रहा है मुझे, बिकॉज जो इसमें लोअर हाई पैटर्न था ना, अब क्लोजिंग बेसिस पे ये हायर लो पैटर्न में आ गए हैं। सिंपल सा पैटर्न है, बहुत इसमें डिबेट भी नहीं किया जा सकता है। तो अब आपके पास बॉटम बहुत बहुत क्लियर डिफाइंड है। 50,400 का जो लो है, कैंडल जो आपकी 9 सितंबर की है, वो आपका डिफाइंड बॉटम है। इसका सपोर्ट लीजिए जो भी ट्रेडर्स हैं, इसके फ्रेश अपसाइड या एटलीस्ट फिलहाल तो 53 54 के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये 55 तक या उसके ऊपर भी एक्सटेंड करे। अब हमारे पास कैविएट होना चाहिए 50,300 वाला जो बॉटम है उसके पास। जी, लेकिन यहाँ पर इसी को लेकर के एक सवाल यहाँ मुकुल सिंघल जी का है। वो पूछ रहे हैं रेट कट नहीं आया तो एनबीएफसीज और बैंक्स का क्या होगा? देखिए मुकुल, ऐसा है कि रेट कट नहीं आया ऐसा होगा ही नहीं। इकोनॉमिक्स है, मैंने समझाया है। इकोनॉमिक्स या तो आप एडजस्ट कर लें, वो आपको एडजस्ट करवा देगा। ये जैसे होता है ना बाढ़, वैसा होता है। या तो आप बाढ़ को पानी का रास्ता दे दो, उसके रास्ते में घर मत बनाओ। और अगर घर बनाओगे तो घर को साथ में लेके जाएगा। यही इकोनॉमिक्स भी है, वो अपने आप एडजस्ट करेगा, आप मत कट करिए। इतना बड़ा रिसेशन आएगा कि फिर आप उससे निकल ही नहीं पाएंगे। कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक समय के बाद आपके रिसोर्सेज आपके डेट को सर्विस करने के लायक नहीं रहेंगे। तो रेट कट आएगा, आता ही है। ऊपर नीचे समय होता है, वो होगा, लेकिन रेट कट आएगा। जी, लेकिन यहाँ पे सुमेश बड़ी एक दुविधा वाली स्थिति है। अगर रेट कट आएगा जिस कन्विक्शन के साथ आप बता रहे हैं, वो सेंट्रल बैंक के लेवल पर आएगा, तो सेंट्रल बैंक अपने रेट घटाएगा। लेकिन बैंकों के सामने दूसरी समस्या है अपना मार्जिन बचाने की। तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उन्हें कहीं पर अपने रेट मतलब बैंक्स में तो कहीं भी ये सुगबुगाहट नहीं दिख रही कि हमें अपने रेट घटाने हैं, हमें ज़्यादा मतलब कर्ज लेने वाले ग्राहकों को बहुत आकर्षक या आक्रामक तरीके से अपनी ओर खींचना है और उसके लिए हम रेट कट वाली कंपटीशन कर रहे हैं बैंकों के बीच, एनबीएफसीज के बीच। वैसा माहौल तो कहीं नहीं दिख रहा है। उल्टे उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई हम रेट थोड़ा और बढ़ा दें क्या? राजीव जी, बैंक अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं ना। बैंक में पहले क्या था? बैंक में सिर्फ बोरोइंग एंड लेंडिंग का काम होता था। उसके बाद आपने बैंक को एक क्रॉस सेलिंग का प्लेस बना दिया। उस क्रॉस सेलिंग के चक्कर में अब ये हो गया कि आपको कोई डिपॉजिट ही नहीं देता है। बाकी प्रोडक्ट्स में बेटर आपको रिटर्न मिलता है, आपको बेटर प्रोडक्ट में मिल जाता है पैसा। अब आपको डिपॉजिट वाला चक्कर हो गया है, लेंडिंग रुक नहीं रही है। डिपॉजिट और लाना है तो रेट बढ़ाइए, मार्जिन कम होगा। इंटरेस्ट रेट कट होगा, आप रेट कट करेंगे, मार्जिन कम होगा। डिपॉजिट पे रेट आप कट करेंगे, फिर डिपॉजिट भाग जाएगा। ये अभी कॉम्प्लेक्स साइकिल चल रहा है बैंक का। लेकिन बैंक जो चलाते हैं वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। अभी तो परेशानी आई है ना, अभी तो प्रॉब्लम आया है। मुझे लगता है एक आध साल में इनोवेटिव सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाएगा और ये फिर साइकिल धीरे धीरे एडजस्ट होगा। हाँ, बट बैंक को अपने कॉम्प्रेस्ड निम्स पे चलना पड़ेगा और इसी कारण अब आप देख रहे हैं कि बैंकिंग को बहुत हायर प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा जी, लेकिन क्या ये सिर्फ बैंकों को ही नहीं बल्कि मार्केट को भी ये समझ के चलना पड़ेगा कि भाई आप गोल्ड स्टैंडर्ड माने कि भाई 4% का निम आ रहा है। अब वो गोल्ड स्टैंडर्ड 4% वाला नहीं रह जाएगा, वो कहीं नीचे आएगा। है। 100% नीचे आएगा, बिकॉज जब आप इनएफिशिएंट से सेमी एफिशिएंट और एफिशिएंट स्टेज में जाते हैं तो आपके पास आपका मार्जिन ही तो इम्पैक्ट होता है ना। ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपका जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा हिट होता है। तो कम निम्स पे काम करने की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। जी, तो ये जो एडजस्टमेंट होगा उसके बीच में बैंकों के वैल्यूएशन पे, निफ्टी बैंक के लेवल्स पे और उसके चलते ओवरऑल हमारे हेडलाइन इंडिसेस पे, सेंसेक्स निफ्टी पे किस तरह का असर आएगा? अब वो पहले वाला 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम प्राइस टू बुक इवन बड़े बैंक्स का वो अब नहीं हो सकता। कारण तो एक ही है। दूसरा, एक बारी जो एक आप बड़े मार्केट कैप में कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक पहुंच जाता है तो वहां से
बड़ा ग्रोथ करने के लिए और बड़ा नंबर चाहिए होता है, सेल्स का बड़ा नंबर चाहिए होता है, प्रॉफिट का, लेकिन आप जो परसेंटेज ग्रोथ चाहिए होता है वो नहीं ला पाएँगे ना, बेस बहुत बढ़ गया है। तो जो बड़े बैंक्स हैं उनको भी अ, उनके लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी अब इश्यू रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इश्यू नहीं रहेगा, देखिए जैसे पहले अब एचडीएफसी बैंक 25% पे ग्रो करता था, धीरे-धीरे अब 15% की तरफ आ रहा है। ये नॉर्मल ग्रोथ में चला जाएगा जैसे ही आपका मार्केट कैप छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपका परसेंटेज ग्रोथ नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। तो जो आपको बेस इफ़ेक्ट का असर मिलता था, अब नहीं मिल पाएगा। तो सबका ग्रोथ नॉर्मलाइज़ेशन होना शुरू हो। लेकिन इसके काउंटर पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला ये कि देखिए कुछ भी हो हमारी इकॉनमी तो बढ़ने वाली है। अभी हम लगभग 3 के आस-पास हैं, वो 3 का 6 होगा, 6 का 12 भी होगा, 10 मोटे तौर पे लोग लेकर के चल रहे हैं कि भाई $10 ट्रिलियन की इकॉनमी भी हमारी होगी। अभी तक हम 5 की बात करते थे, 5 करीब आने लगा है, तो अब हम 10 की बात करने लगे। तो अगर इकॉनमी इतनी बढ़ेगी तो उसके अंदर यही बैंक होंगे जो आपके पूरे सिस्टम को चला रहे होंगे, तो उनका साइज़ भी बढ़ेगा और जो बड़े बैंक होंगे उन्हीं का साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा। ये भी अपने आप में काफ़ी हद तक लोग एस्टेब्लिश्ड प्रेमाइस लेकर के चल रहे हैं। दूसरे, जो बैंकों के पास सीधे पैसा नहीं आ रहा है डिपॉज़िट के रूप में, तो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी एक म्यूचुअल फंड वाली चर्चा में आया कि भाई म्यूचुअल फंड के पास भी जो पैसा आ रहा है या किसी और के पास जो पैसा जा रहा है, वो पैसा फाइनली कहाँ जा रहा है? फाइनली तो किसी न किसी बैंक में ही जमा होगा ना। म्यूचुअल फंड अपना एक संदूक बना कर के तो रखेंगे नहीं ना कि भई मेरे पास पैसा आया, मैं इस संदूक में भर के रख लेता हूँ। वो भी हुँ। फाइनली बैंकिंग सिस्टम में ही डालेंगे। कहीं से भी पैसा कहीं भी जाएगा, वो फाइनली बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही जाएगा। नहीं, ये कैलकुलेशन सही है। देखिए बैंकिंग सिस्टम से पैसा बाहर तभी निकलेगा जब आपका वो पैसा या तो इन टर्म्स ऑफ कैश बाहर निकले और वो कहीं पे पड़ा रहे। अदरवाइज़ अगर वो पैसा बैंक से बैंक का लेनदारी-देनदारी चल रहा है, तो पैसा कहीं न कहीं बैंक के पास ही है। अब डिपेंड करता है ना कि किस तरह के डिपॉज़िट में है। अभी बात मेन ये चल रही है कि आपके पास लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट का प्रॉब्लम चला आ रहा है। अगर वो पैसा आपके पास करंट अकाउंट में जाता है, चलिए ठीक है, वो भी एक तरह से बैंक के लिए कासा रेशियो हाई होना ठीक है बिकॉज़ आपके पास कॉस्ट नहीं आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट आपके पास आना ज़रूरी होता है ना बिकॉज़ आपको एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट, लॉन्ग टर्म लेंडिंग। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का भी एक इश्यू आ रहा है बैंक को मेरे हिसाब से। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैंक का पैसा तो बैंक में ही है, इधर से निकल के उधर गया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बैंक का पैसा बैंक में ही रहता है, लेकिन डिपॉज़िट में एसेट लायबिलिटी मिसमैच का इश्यू बैंक के लिए सिर दर्द बनता है। जी, तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी और ज़्यादा कि भई जो शंकाएँ हैं और जो संभावनाएँ हैं, उनके बीच में असल में हो क्या रहा है।